Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing one of the famous stories written by Gurudev Rabindranath Tagore, The Homecoming. घर वापसी इस टाइटल से द होम कमिंग इस कहानी को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बखूबी लिखा है। भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, गीतांजलि जैसे अमर काव्य गाथा को लिखने वाले महान कवि, नाटककार और संगीतकार का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. Rabindranath Tagore is a very sensible writer, and in the form of stories, in the form of novels, in the form of dramas, in the form of poetry, he has contributed a lot to Indian literature and world literature and philosophy at the same time. जिस बखूबी से, जिस संवेदनशीलता से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपनी बात को दर्शकों के सामने रखते हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण है द होम कमिंग. होम कमिंग दो बच्चों की कहानी है. किस प्रकार से उनके मनोभाव में फर्क पड़ता है, किस प्रकार से उनकी दुनिया में उथल पुथल मचती है और किस प्रकार से फटिक चक्रवर्ती की इस कहानी को हम जानने की कोशिश करते हैं. ये सारी बातें रविंद्रनाथ टैगोर बखूबी इस कहानी के माध्यम से हमें बताते हैं. द होम कमिंग is a story about Fatik Chakravarti. He was a gang leader of the boys of the village, and a new mischief got into his head. एक शरारती किस्म का किरदार है फैटिक चक्रवर्ती, और जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे शरारती होते ही हैं और बच्चों ने ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं. पर फैटिक चक्रवर्ती a new mischief got into his head. अचानक एक नई शरारत करने की आइडिया फैटिक के मन में आई. एंड देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट, और नदी के किनारे कीचड़ में फंसे एक लकड़े का बहुत बड़ा टुकड़ा वहां पर था. देयर वॉज अ हैवी लॉग लेइंग ऑन द मड फ्लैट एंड ही डिसाइडेड that they should all work together to shift the log from its place and roll it away. फिर सभी बच्चों का लीडर होने के कारण फटिक ये फैसला लेता है कि क्यों न इस पेड़ के तने को ढकेल कर दूसरी जगह ले जाया जाए, और सारे बच्चे इसमें हामी भी भरते हैं. एक नई शरारत फटिक के मन में आई थी. द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड, और इस पेड़ के तने का जो भी मालिक होगा इस लकड़े का, उसको आश्चर्य भी होगा और गुस्सा भी आएगा और बच्चों को मजा आएगा. एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन. एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल. सभी ने इस बात में हाँ कर दिया. एंड इट वॉज कैरिड आउट यूनानिमसली. फिर एक स्वर में सभी बच्चों ने हाँ कर दी कि चलो इस प्रकार की शरारत की जाए. फटिक चक्रवर्ती बचपने से ही शरारती एक किरदार नजर आता है. बट just as the fun was about to begin, Makhan, Fatik's younger brother, came walking slowly and sat down on the log in front of all without a word. बच्चे इस प्रकार की शरारत करने ही वाले थे. जैसा कि फटीक ने कहा था, सारे बच्चे एग्री हो गए, और फिर इतने में फटीक का छोटा भाई माखन वहां पर आता है. माखन उसी पेड़ के तने पर जाकर बैठ गया जिसको बच्चे अभी एक जगह से दूसरी जगह ढकेल कर ले जाना चाहते थे. अब द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट. बच्चे भी कंफ्यूज हो गए कि अब माखन तो इस पर आके बैठ गया, अब करना क्या. ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज. एक बच्चे ने डरते डरते उसको वहां से धक्का देकर भगाने की कोशिश की. एंड टोल्ड गेट अप, बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न. पर माखन सुनने को खाली नहीं था. वो वहीं पर बिना टस और मस के बैठा रहा. He appeared like a young philosopher meditating on the uselessness of games.
खेलों की निरुपयोगिता के बारे में सोचता हुआ किसी फिलोसोफर की तरह माखन इस पेड़ के टुकड़े पर, इस कटे हुए तने पर बैठा हुआ था। एंड फटिक वॉज एंग्री। फटिक को गुस्सा आया क्योंकि बच्चों को प्रॉमिस किया था इस प्रकार की शरारत करेंगे। माखन, ही क्राइड, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल बीट यू। फिर उसने माखन को डराते हुए धमकाते हुए कहा, अगर तुम अभी के अभी इस टुकड़े के ऊपर से नहीं उठे तो मैं तुम्हें मारूंगा। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजीशन। पर माखन ने अपना मुंह घुमाया और दूसरी दिशा में वो फिर दूसरी पोजीशन लेके फिर से आराम से बैठ गया। वो शायद फटीक की बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। Now, if Fatik rapidly seized upon a new plan which would humiliate his brother, अब माखन को बताने के बावजूद भी वो सुन नहीं रहा है, मुजोरी कर रहा है, तो माखन के विरुद्ध एक नई आइडिया फिर फटीक के मन में आती है। उसने सोचा क्यों ना अपने साथीदारों के साथ अब इसके साथ मजाक किया जाए, इसका अपमान किया जाए। He gave the word of command to roll the log and माखन over together। फिर जिस लकड़े पर माखन बैठा हुआ था उसी लकड़े को फिर ढकेलने के लिए फटीक ने बच्चों को आदेश दे दिया कि इस लकड़े के साथ ही उसको रोल करके घुमाया जाए। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट। जैसे ही उसने कहा कि ढकेल दो, बच्चों ने ढकेलना शुरू कर दिया उस लकड़े को। एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलोसॉफी, ग्लोरी एंड ऑल। और इस प्रकार से माखन नीचे गिर जाता है। उसकी फिलॉसफी, उसका तत्वज्ञान जो भी था वो भी गिर गया। एंड उसकी बेइज्जती करने में फटीक ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। All the other boys shouted themselves rough with delight। बाकी बच्चों को तो खुशी मिल गई। जैसे ही माखन नीचे गिरा उसकी फिलॉसफी भी धराशायी हो गई। बट फटीक was little frightened। अपने भाई को तो गिरा दिया, पर फटीक को डर भी लगने लगा। क्या होने वाला था इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो फटीक को आ गया था। He knew that what was coming। Makhan rose and rushed at Fatik and scratched his face and beat him। जैसे ही माखन को अपना अपमान का एहसास हो गया, वो वहीं से उठा, फिर उसके चेहरे पर उसने नोचना शुरू कर दिया, उसको मारा भी, लात मार दी। एंड देन वेंट क्राइंग होम। और फिर रोते रोते वो घर चला गया। The first case of drama was over। ये कहानी का पहला एक वाकया है जो टैगोर यहाँ पर बखूबी बच्चों के अपने स्वभाव को दर्शाने के लिए बताते हैं। अब माखन और फटीक के बीच में झगड़ा तो हो चुका था। फटीक wiped his face। फिर फटीक ने चेहरा साफ किया। And sat down on the edge of sunken flat boat on the river bank। नदी के किनारे एक और नाव का, एक डूबी हुई नाव थी, उसी के ऊपर जाकर बैठ गया। एंड बिगेन टू chew a piece of grass। वही के घास के टुकड़े तोड़ तोड़ कर वो खाने लगा, चबाने लगा। A middle-aged man with grey hair and dark mustache stepped there and asked about चक्रवर्तीज। इतने में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वहां पर आता है। सफेद बाल है, ग्रे हेयर्स है, एंड एक मूछ भी है। और वो आकर चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं ऐसी पूछताछ करता है। फटीक said go and find out। पर फटीक ठीक से जवाब नहीं देता जैसा कि उसका स्वभाव है। एंड कंटिन्यू टू chew the grass as before। और जैसे बैठा था उसी नाव के ऊपर नदी के किनारे बैठा रहा, पैर हिलाते हुए और घास चबाते रहा। और ठीक से उसने उस अधेड़ व्यक्ति को जवाब भी नहीं दिया। बट नाउ अ सर्वेंट केम। फटीक के बारे में शिकायत लेकर माखन तो घर पहुंचा था। जैसे ही माँ को खबर मिली, नौकर को भेज दिया। नौकर वहां पर फटीक को लेने आ गया। फटीक फोर्सिबली, और माँ ने कहा था कि अगर नहीं आता तो जबरदस्ती लेकर आओ। एंड सर्वेंट टुक फटीक फोर्सिबली टू हिज मदर। फिर फटीक को जबरदस्ती पकड़कर नौकर उसकी माँ के पास लेकर गया। फटीक केम इनटू हाउस। जैसे घर में प्रवेश किया, हिज मदर स्कोल्डेड हिम। माँ ने उसे डांटना शुरू कर दिया फॉर बीटिंग माखन। माखन को मारा था, उसका अपमान किया था, तो उसने उसको डांटना शुरू कर दिया। बट फटीक रिफ्यूज्ड हिज चार्ज। पर फटीक ने इन आरोपों से इनकार किया था। जिस लकड़े के टुकड़े के ऊपर वो बैठा था उसको वो ढकेलने वाले थे, वो उठ नहीं रहा था, इसलिए रोल कर दिया और वो गिर गया। मैंने तो उसे मारा ही नहीं था। फटीक ने अपनी बात को आगे रखा। एंड बीट माखन फॉर लाइंग फॉर एंड आल्सो पुश्ड हिज मदर। फिर झूठ बोलने के लिए माखन को और मारा उसने।
माँ को भी धक्का दे दिया। अब इस प्रकार का एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन, फटीक चिढ़ा हुआ है, माखन माँ से शिकायत करता है और ऐसे सिचुएशन में घर का माहौल बहुत तंग हो चुका है। At the time of this quarrel, the gray-haired stranger arrived. जब ये झगड़ा चल ही रहा था, इतने में वो वही व्यक्ति जो नाव से उतरकर किनारे पर चक्रवर्ती का पता पूछ रहा था फटीक से, वो व्यक्ति अब घर में आधम का। माँ ने उसे पहचान लिया। मदर रिकग्नाइज हर ब्रदर बिशंबर, और माँ ने पहचान लिया कि ये उसी का भाई बिशंबर था। आफ्टर हर मैरिज he had gone to Bombay and returned to Calcutta later. शादी होने के बाद बॉम्बे चला गया था बिशंबर और फिर वहां से कैलकाटा वापस आया। बॉम्बे उस जमाने में बॉम्बे हुआ करता था, अभी हम मुंबई बुलाते हैं, और कैलकाटा has become Kolkata now. Bishambhar had now come back to Calcutta and had at once made enquiries about his sister. कैलकाटा से बहन की खोज करते हुए बिशंबर यहाँ तक आ पहुंचा था अपने बहन के बारे में जानकारी वो लेने के लिए। He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. जैसे उसे पता चला कि उसकी दीदी, उसकी बहन यहाँ पर रहती है, वो तुरंत कैलकाटा से अपनी बहन को मिलने चला आया। अब घर में माखन है, घर में फटीक है, दोनों की माँ है और इनका मामा बिशंबर भी वहां पर है। The next few days were full of rejoicing. कुछ दिन बहुत हंसी खुशी के गए। As Fatigue was continuous trouble, lazy and disobedient, and while Bishambhar decided to take Fatigue off his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. बिशंबर ने जैसे इस बात को जाना कि फटीक कंटिन्यूसली एक न्यूसेंस, एक परेशानी बना हुआ है घर के लोगों के लिए, हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी कर देता है, आलसी भी है, अवज्ञा भी करता है और बहुत जंगली तरीके से पेश आता है। बिशंबर ने सोचा कि क्यों न फटीक को कैलकाटा वापस ले जाया जाए अपने साथ और वहीं पर वो अपने बच्चों के साथ उन्हें पढ़ाएगा। The widowed mother readily agreed. फटीक की माँ तो विधवा थी और वो रेडिली एग्री भी हो गई इस बात के लिए। फटीक ऑल्सो एग्रीड, फटीक भी उत्साहित था कैलकाटा मामा के साथ जाने के लिए। एट द सेम टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटीक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। वो माँ को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर मामा के साथ कैलकाटा जाना चाहता है और बहुत उत्साहित है, ये जानकर माँ को दुख भी हुआ। फटीक लेफ्ट माखन इन टाइम विदाउट एंड, और बिना किसी बात की परवाह किए, बिना कुछ सोचे, फटीक माँ को और माखन को छोड़कर मामा के साथ कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो जाता है। एंड जाते समय बहुत उदारता दिखाई उसने। हिज फिशिंग रॉड, हिज बिग काइट एंड हिज मार्बल्स, खेलने के कंचे, पतंग, फिशिंग रॉड सब अपने भाई को, माखन को दे दिया। Indeed, at the time of departure, his generosity towards Makhan was limitless. छोड़ते समय, अपने भाई से बिछड़ते समय, फटीक ने अपनी दिल की उदारता दिखाई, अपनी सारी खेलने की चीजें अपने भाई को दे दी। वो अभी बहुत अमर्याद दरिया दिल लग रहा था। When reached Calcutta with Fatigue, Bishambhar's wife was not happy with the unnecessary addition to her family. जैसे ही फटीक को लेकर बिशंबर कैलकाटा पहुंचा, जो होना था वही हुआ। बिशंबर की बीवी को ये पसंद नहीं आया कि कोई अनजाना व्यक्ति उनके घर में आ जाए। पहले ही 2 बच्चे थे उनके, छोटा सा परिवार, शहर में रहना है, अननेसेसरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसकी बीवी नाखुश थी। She found her own 3 boys quite enough to manage. अपने 3 बच्चों को पालने में तो तकलीफ जा रही थी, और एक किरदार क्यों, इस बात से वो नाराज थी। वो चाहती थी कि बिशंबर should have really thought twice before committing such an imprudence. इस प्रकार की मूर्खता करने के पहले बिशंबर ने सोच लेना चाहिए था। क्यों अपने बहन के बेटे को वो और इस भीड़ में लेकर आया, इस बात से बिशंबर की पत्नी नाराज थी। In this world of human affairs, there is no worse trouble than a boy at the age of 14. मनुष्य के ऐसे संबंधों के जाल में 14 साल के बच्चे को अपने घर में लेकर आना एक अलग परेशानी थी। He is neither attractive. इस उम्र में बच्चे ना तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं,
ना तो किसी काम के रहते हैं। इम्पॉसिबल टू लव, उन्हें छोटे बच्चों की तरह प्यार भी नहीं किया जा सकता। एंड ही कैन नॉट स्पीक लाइक बेबी, ये छोटे बच्चे की तरह बोलते भी नहीं है। जब बड़ों की तरह बोलते हैं तो लोग बड़े इनका मजाक उड़ाते हैं। एंड अनअट्रैक्टिव, ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र, तंग होते जाते कपड़े, बहुत जल्दी रहती है इस उम्र में, और वॉइस भी एक अलग प्रकार से कठोर हो जाती है और चेहरा बदलते जाता है। इस प्रकार के सारे बदलाव से भरी हुई फ्लैपर जिसे कहते हैं, ऐसी ये एडोलसेंस की अवस्था है। इस उम्र में किसी भी बच्चे को घर में लेके आना बहुत परेशानी का सबब हो सकता था, ऐसा बिशंबर के पत्नी को लगने लगता है मन ही मन। सो what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़कर किसी पराये घर में आता है, उसकी हालत कुत्ते की तरह हो जाती है जिसको मालिक छोड़ देता है। और फटीक की हालत शायद ऐसे ही कुछ होने वाली थी। फॉर ए बॉय ऑफ 14, his own home is only paradise. 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए अपना घर किसी जन्नत से, किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। जो मान, जो रिस्पेक्ट अपने घर में मिलता है, सम्मान, वो दूसरों के घर में हम पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। अपरिचित लोगों के साथ अपरिचित घर में रहना, इसका मतलब कुछ न कुछ तो तकलीफें सहन करनी पड़ेगी। While the height of the bliss is to receive the kind of looks of women and never to be insulted by them. किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का अपमानित जीवन सहन नहीं हो सकता। It was a torture to fatigue to be unwelcome guest. एक अनवेलकम गेस्ट होने के कारण, जिसका कोई स्वागत नहीं करना चाहता। अतिथि तुम कब जाओगे, इस प्रकार की बात होती है। अतिथि कब आओगे, इस प्रकार की अभी बात रही नहीं। अब बिशंबर की बीवी तो चाहती ही नहीं थी कि कोई मेहमान उसके घर में आके परमानेंटली रहे, तो फटीक का किसी ने स्वागत नहीं किया। एंड हिज आंट हाउस एंड अनलव्ड बाय हिज एल्डरली वुमन, मामी भी उसे चाहती नहीं थी। एंड इंसल्टेड ऑन एवरी ओकेजन, जब भी मौका मिलता था फटीक का अपमान करने का काम ही मामी ने कलकत्ता में किया। द ओवरक्राउडेड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट हाउस डिमोरलाइज फटीक। हर बार, हर पल होता हुआ अपमान, उसकी मामी उसको बार बार अपमानित करती थी। फटीक इस बात से निरुत्साहित हो गया। सो मच दैट ही फेल्ड दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसा उसके लगने लगा। इस प्रकार का सफोकेटिंग, दम घुटने वाला एटमॉस्फेयर मामी के घर में फटीक को लगने लगा। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, he would dream night after night of the village home. शहरों की तंग गलियां, उस प्रकार का एक सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर शहरों का, ऐसे घरों को, ऐसे दीवारों को देखकर फटीक का भी दम घुटता था। फिर गांव का घर याद आने लगा। फिर वो रातें लंबी लगने लगी कैलकाटा में। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite. जिस बड़े बड़े मैदानों में, खेतों में, खलियानों में वो पतंग उड़ाया करता था, वो गांव के मैदानों से याद आने लगे। एंड द ब्रॉड रिवर्स बैंक्स, नदी के फैले हुए पात्रों से याद आते थे। वेयर ही वुड वेंटर अबाउट द डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय। नदी के किनारे रेत में दिन रात घूमता था, गाता था, नाचता था। ये सारे एक एक पल उसे याद आने लगे। द नैरो ब्रुक वेयर ही कुड गो, छोटे छोटे पानी के झरने जहां वो जा सकता था। एंड स्विम एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, जब भी चाहता था नदी में छलांग लगाकर तैर के आता था। इस प्रकार की जिंदगी कैलकाटा में नहीं मिल सकती थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअसली। उसे क्या हो रहा था ये खुद ही जानता था, दूसरा कोई समझ नहीं सकता था। बेसब्री से वो इंतजार कर रहा था अपने गांव वापस जाने का। There was no child more behind in the class. फिर मामा ने स्कूल में दाखिला करवा दिया, पर फटीक जैसा कोई भी दूसरा बच्चा नहीं था इतना पीछे स्कूल में पढ़ाई में। And then fatigue and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. फिर चुपचाप फटीक टीचर की मार खाते रहा, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था क्लास में।
फिर गधे की तरह रोज मार खाते जाने का और चुपचाप सहन करने का. If by chance he saw children playing on the open terrace on any roof, his heart would ache with longing. जब भी वो छतों पर खेलते हुए बच्चों को देखता था, मन पसीज जाता था बाहर जाने के लिए. घर में मामी अपमान करती थी, स्कूल में टीचर मारते थे, माँ बहुत दूर थी, माँ का प्यार छिन गया, भाई से शरारत छिन गई, बचपन के सारे दोस्त दूर चले गए और इस प्रकार की अपमानित जिंदगी फटीक के हिस्से में आ गई. One day, he summoned all his courage and asked his uncle. एक दिन पूरे धैर्य को इकट्ठा कर लिया, मामा से पूछ ही लिया. When can I go home? मामा मैं कब घर जा सकता हूँ? His uncle answered, wait till the holidays come. बेटा छुट्टियां आने तक इंतजार करो. But the holidays would not come till November. पर नवंबर तक तो छुट्टियां होने से रही and there was a long time still to wait. अभी और इंतजार करना पड़ेगा. One day, Fatik lost his lesson book. एक दिन फटीक ने अपनी किताब गंवा दी. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. किताब के लिए टीचर हर रोज बहुत मारते थे. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to know him. जो कजिन्स मामा के दोनों तीनों बच्चे थे, उन्हें भी शर्म आती थी अब फटीक के लिए. They began to laugh at and insult him more than other boys. ये घर के मामा के लड़के भी उसके ऊपर हंसते थे, उसका अपमान करने लगे. मामी का अलग से अपमान, तीनों बच्चे उसके दुश्मन हो गए, स्कूल में टीचर मारते थे, किसी भी तरफ से प्यार की कोई उम्मीद फटीक के जिंदगी में नहीं थी. They began to laugh. He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. फिर एक दिन हिम्मत करके उसने मामी को बता दिया कि किताब खो चुकी है, अब क्या करना. That night, on his way back from school, Fatik, he had bad headache. एक रात में बहुत सर दर्द कर रहा था. With a fit of shivering, और थर-थर कांपने भी लगा था. He felt he was going to have an attack of malaria fever. ऐसा लग रहा था कि मलेरिया हो जाएगा. His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. अगर ये बीमार हो गया, इसको अगर मलेरिया का बुखार आ गया तो फिर से मामी के घर में परेशानी का सबब बन जाएगा. पहले ही सब लोग अपमान करते हैं, आगे और तकलीफें बढ़ जाएगी. The next morning, Fatik was nowhere to be seen. दूसरे दिन फटीक घर में कहीं नहीं दिख रहा था. Searches in neighborhood proved futile. अगल बगल में पड़ोसियों में ढूंढने की कोशिश की, फटीक का कहीं पता नहीं चल रहा था. At last, बिशंबर asked for help from the police. फिर अंत में हार कर बिशंबर ने पुलिस से मदद मांगी. फटीक अचानक कहाँ गायब हो गया था. At the end of the day, police van stopped at the door. दिन खत्म होते होते पुलिस की वैन दरवाजे पर खड़ी थी. It was still raining. बाहर बारिश हो रही थी and the streets were flooded. रस्तों पर बाढ़ के बारिश का पानी भरा हुआ था. Two constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bishambar. दो पुलिस कांस्टेबल बिशंबर के यहाँ फटीक को अपनी बाहों में उठाकर लेकर आए और वहां पर छोड़ दिया. बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स. बिशंबर ने अपने भांजे को फटीक को बाहों में उठाया and took him into inner apartments. घर के अंदर लेके आया. When his wife saw him, she exclaimed. जैसे ही बिशंबर के पत्नी ने फटीक को देखा, वो कहने लगी, What a heap of trouble this boy has given us. किस प्रकार की परेशानियां ये बच्चा दे रहे बोले हमें. Hadn't you better send him home? बेहतर नहीं होगा कि आप इसे वापस भेज देंगे घर में. मामी तो पहले से नहीं चाहती थी कि फटीक वहां पर रहे. फटीक heard her words and sobbed out. मामी के चुभने वाले शब्दों को सुनकर फटीक रोने लगा. अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम. मामा मैं तो घर जा ही रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन. फिर ये पुलिस वाले ही मुझे खींच कर यहाँ लेकर आए. मैं तो रहना ही नहीं चाहता यहाँ पर. द फीवर रोज वेरी हाई. बुखार बढ़ता गया. एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज फेवरिश. रात भर बुखार चढ़ गया. बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर. बिशंबर प्यार करता था भांजे से, मामा को लेके आया. फटीक ओपन्ड हिज आईज एंड विच वर रेड विद फीवर. बुखार से आंखें लाल हो चुकी थी. फटीक ने आंखें खोली एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग. वो घर की छत को देखने लगा एंड सेड वैकेंटली, अंकल हाउ द हॉलीडेज कम येट. वो
उसी अवस्था में मामा से पूछने लगा, मामा क्या छुट्टी के दिन आ गए? मे आई गो होम? क्या मैं घर चला जाऊँ वापस? बुखार में फटीक बड़बड़ कर रहा था। बिशंबर वाइट टीयर्स, बिशंबर ने आंखें पोंछ ली। भांजे की इस हालत को देख के उसका भी मन भर आया था। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन। फिर जलते हुए उसके हाथ, बुखार से तपते हुए बदन को छूकर उसने देखा और हाथ अपने हाथ में ले ली। एंड साइड बाय हिम थ्रू द नाइट, रात भर अपने फटीक के बाजू में मामा बैठा रहा। The boy began again to whisper. After some time, the voice became excited. थोड़ी देर बाद में और हल्की सी आवाज में फटीक पूछने लगा, मदर, he cried. माँ के नाम से वो चिल्लाया नींद में। Don't beat me like that. मदर, मुझे ऐसा मत मारो। I'm telling the truth. मैं सच बताऊंगा। इस प्रकार की नींद में वो बड़बड़ कर रहा था। The next day, Fatigue was conscious for a short time. थोड़ी देर के लिए दूसरे दिन फटीक को होश आता है। He turned his eyes about the room as expecting someone to come. कमरे की दूसरी ओर उसने अपनी आंखें बदली। वो उसकी आंखें किसी की तो भी तलाश कर रही थी। वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था रूम में कि कोई आएगा। At last, with an air of disappointment, his head sank back into the pillow. पर कोई वहां पर दिखा नहीं। फिर तकिए में उसने अपने सर को छुपा लिया। He turned his face to the wall with a deep sigh. फिर गहरी सांस लेते हुए दीवार के दूसरे छोर को वो देखने लगा। Later in the day, Fatik's mother reached. जैसे ही माँ को खबर मिली, माँ दौड़कर वहां पर आई। And burst into the room like a whirlwind. किसी whirlwind की तरह वो वहां पर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। एंड began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. बच्चे को सीने से लगाया, बहुत जोर जोर से माँ रोती रही। बिशंबर tried to calm her. बिशंबर ने शांत करने का प्रयास किया। But she flung herself on the bed and cried. उसने अपने आप को झोंक दिया था बिस्तर पर और बहुत फूट फूट कर माँ रोने लगी। Fatik stopped his restless movement for a moment. जिस बेचैनी से फटीक रात भर कराता रहा, थोड़ी देर के लिए रुक गया। His hands ceased beating up and down. हाथों ने ऊपर नीचे करना बंद कर दिया। His mother cried again. Fatik very slowly turned his head and without seeing anybody. जैसे ही फटीक ने करवट बदली, माँ की तरफ उसने देखा और माँ से कहा, मदर, द हॉलीडे हैव कम. माँ, शायद छुट्टी के दिन आ चुके हैं. इस प्रकार से रवींद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत मार्मिक कहानी को दर्शकों के साथ शेयर किया है. बच्चों के अलग प्यार को और माँ के अटैचमेंट को इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है. Thank you very much for watching this video. Let us hope this discussion will help you a lot in the examination. Thank you.